गुड इवनिंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरिया इदरीस। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। बारिशों से मौजूदा मानसून सीजन में 100 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली कल रात रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिश की वजह से रावलपिंडी के कई इलाके ज़ेर आब आ गए और रेन इमरजेंसी नाफिज करना पड़ गई। मानसून सीजन का अभी आगाज ही है और बारिशों का हालिया सिलसिला 2022 जैसे सैलाब के खतरे की निशानदही कर रहा है। दूसरी जानिब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने केपी असम्बली के इजलास 20 जुलाई को तलब कर लिया है। बुलाए गए इजलास में असम्बली के नए 25 अरकान हल्फ ले लेंगे। अरकान के हल्फ लेने के बाद 21 जुलाई को सेनेट इंतखाबात का इनेकाद होगा। सेनेट इंतखाबात में अरकान सूबाई असम्बली 11 सेनेटर्स का इंतखाब करने जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन बिला मुकाबला करवाने पर हुकूमत और अपोजिशन मुत्तफिक हो गए हैं। इस हवाले से जो फार्मूला तय पाया गया है उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। 11 नशिस्तों में से हुकूमत को 6 और अपोजिशन को 5 नशिस्तें मिलेंगी। 7 जनरल नशिस्तों पर हुकूमत के हिस्से में 4 और अपोजिशन के हिस्से में 3 नशिस्तें आएंगी। टेक्नोक्रेट की एक नशिस्त हुकूमत और एक अपोजिशन को मिलने जा रही है। ख़वातीन की एक नशिस्त हुकूमत और एक अपोजिशन को मिलेगी। जनरल नशिस्तों पर हुकूमत के उम्मीदवार मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्ज़ा अफरीदी और पीर नूरुल हक कादरी हैं। अपोजिशन के उम्मीदवारों में मौलाना अताउल हक दरवेश, तलहा महमूद और नियाज मोहम्मद शामिल हैं। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर हुकूमत के आज़म सवाती और अपोजिशन के दिलावर खान सेनेटर मुंतखब हो जाएंगे। ख़वातीन की नशिस्त पर हुकूमत की उम्मीदवार रुबीना नाज और अपोजिशन की उम्मीदवार रुबीना खालिद कामयाब हो जाएंगी। माहिर कानून फैसल चौधरी ने कल ही हमारे प्रोग्राम में ये इंकशाफ किया था कि केपी के अरकान सेनेट बिला मुकाबला मुंतखब होने जा रहे हैं। लेट्स वॉच दैट। आई थिंक कल तक हो जाएंगे बिला मुकाबला सारे सेनेटर्स। ओके, इस पर कोई डिसीजन हो गया है, कोई बातचीत हो गई है? मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये मामला तय पा गए और जो हुकूमत के 6 और 5 अपोजिशन के हैं शायद ये बिला मुकाबला हो जाएंगे। शेख वकास अकरम हमें ज्वाइन करें। थैंक यू शेख साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। ये तो एक अच्छा स्टेप हम कह सकते हैं हो गया है, लेकिन जो आपकी तहरीक है उसके हवाले से क्या इतलात हैं? अभी अब क्लैरिटी है कि 90 डेज का एहतजाज है या 5 अगस्त को उसने पीक पे जाना है? अब क्या डिसाइड हुआ है? नहीं, अब कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ और ना पहले उसमें कोई कंफ्यूजन था। चंद लोगों ने चीफ मिनिस्टर के तकरीर के आखिरी हिस्से को पकड़ के एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत 2 दिन सोशल मीडिया पे तमाशा लगाए रखा है। 5 अगस्त का जिक्र भी चीफ मिनिस्टर ने उसी तकरीर में लाहौर में किया था जहाँ उसने 90 दिन का किया था और उसमें ये जिक्र है कि 5 अगस्त ही नुक्ताए अरूज होगा। 5 अगस्त को कोई तब्दील नहीं कर सकता, इसलिए कि 5 अगस्त की डेट जो है वो इमरान खान साहब की तरफ से उस पर इंस्ट्रक्शंस आई हैं, उस पर डायरेक्शंस हैं। 5 अगस्त सिंबॉलिक है। 5 अगस्त को इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए थे। 90 दिन टाइम उन्होंने सवाल पूछा लोगों से कि अगर हमने सियासत करनी है या इनकलाब लाना है या हमने जो भी फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट करना है, तो अगर हम वो ना कर सके तो उन्होंने अपने आप को 90 दिन का टाइम दिया था। तो फिर हमें बहैसियत सियासतदान जो है वो हमारा तुक नहीं बनता सियासत करने का अगर हम 90 दिन में कोई खातिर खा चीजें ना कर सके। बट उसका 5 अगस्त की नुक्ता अरूज वाली डेट से कोई ताल्लुक नहीं है। पार्टी इसके ऊपर, इवन चीफ मिनिस्टर खुद इसके ऊपर 2-3 दफा क्लैरिफिकेशन कर चुके हैं, मगर क्योंकि वो जो वीडियो है उसी दिन की, उसको आगे नहीं लेके जाना और एक दूसरे उस पर काम करना है, तो खास उसके तहत 5 इज वट एवर वॉज सेड बाय खान साहब। 5 अगस्त ही नुक्ता अरूज जो है इस हमारी पुरअमन आईनी एहतजाज का। राइट, सो क्योंकि 5 अगस्त अब ज़्यादा दूर नहीं है, 19 डेज हैं। सो इफ़ यू आर प्लानिंग के पीक पे जाना है तो एग्जैक्टली कब ये स्टार्ट होगी तहरीक? शुरू होगी जी। पहला इवेंट लाहौर वाला था। मीटिंग्स सारे अपने सूबाई सदूर अपने अपने सूबों में कर रहे हैं। अली हमजा साहिबा मीटिंग्स कर रही हैं, आप देख रही होंगी सोशल मीडिया पे आ रही हैं उनकी मीटिंग सारी। हलीम आदिल शेख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अभी खान साहब की अनाउंसमेंट से 2 दिन पहले ही मीडिया के साथ अपना प्लान सूबे का शेयर कर लिया। दाऊद शाह बलूचिस्तान में मीटिंग पे मीटिंग जो है वो मतलब जलसा कर रहा है। ही इज ऑलरेडी स्टार्टेड इट। और केपी की तरफ से अभी तक जुनेद अकबर साहब जो है वो भी शायद मीटिंग्स कर रहे हैं और वो भी सब एवरीबडी इज इन्वॉल्व। बड़ा इवेंट होगा एक आज से और 5 के दरमियान केपी में जो है जिसको
सो आलिया हमजा से करेंगे, क्योंकि आपने सबसे पहले उनका नाम लिया, सो आई एम अस्यूमिंग कि उनके साथ इख्तलाफात खत्म हो गए हैं। नहीं, मेरे कोई इख्तलाफात नहीं है, पार्टी के अंदर की इंटरनल चीज़ें होती हैं, अनफॉर्चुनेट सैड कि वो, बट कोई इख्तलाफात नहीं है। जो खान के साथ है उसके साथ है, और वो हमारे साथ है। वी आर वन फैमिली, सारे एक ही कबीले में एक ही मिशन के पीछे, वी आर ऑल वन फैमिली, एंड दैट्स इमरान खान्स पॉलिटिकल फैमिली। दैट्स वेरी गुड। लेकिन जो मैसेजेस आपके लीक हुए उस पे तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। श्योर, इंटरनल मामलात हैं। We have been very clear about that, and Khan has been very clear about that. Anybody who will discuss these internal matters on media, Khan ने कहा मैं उसे पार्टी से बाहर निकाल दूँ। ओके राइट, ये क्लियर मैसेज आया कि जो गुस्सा Clear. दिखाया सलमान अकरम राजा साहब ने, उस पर भी कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया कि खातून थी, पार्टी के साथ थी, इतना ज़्यादा गुस्सा पब्लिकली नहीं दिखाना चाहिए था, शायद प्राइवेटली भी नहीं दिखाना चाहिए था। ये लोग जो है वो इंसान है, ह्यूमंस हैं, और जिन हालात में से पीटीआई गुजर रही है उसमें इंसान जो है कई दफ़ा अपना टेम्पर लूज कर बैठता है। बट मैं ये समझता हूँ कि हम सब पॉलिटिकल वर्कर हैं, यहाँ पे ख़वातीन सब हमारी बहनें, माएँ, बच्चियाँ हमारे बराबर की पॉलिटिकल वर्कर्स हैं। तो फिर जब आप पॉलिटिकल उसमें चल रहे हो तो कई दफ़ा इस किस्म का वो हो जाता है। इट्स ओनली ह्यूमन, कोई ऐसी बात नहीं। राइट, सो प्लान क्या है? आप जब कहते हैं कि हम तहरीक को नुक्ता रूज पे ले जाएंगे ऑन 5 अगस्त, इतना प्रेशर डालेंगे कि टेबल पर आए, व्हाट्स द प्लान? मैं इस किस्म की कोई बात नहीं करना चाहता। बस ये है कि एहतजाजी एक्टिविटी नुक्ता रूज का ये मतलब होगा कि आप बड़ी से बड़ी एहतजाजी तहरीक कर सकें, आप उसका ग्रेजुअल मोमेंटम बिल्ड करके किसी एक बड़े इवेंट के ऊपर चारों सूबों में चीज़ को ले जाएं। यही होता है, और क्या होता है जी नुक्ता रूज। राइट, तो तलाल चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि पीटीआई के खिलाफ 26 नवंबर से भी ज़्यादा रिएक्शन देंगे हम। गवर्नमेंट सख्ती का इरादा रखती है, पहले भी कर चुकी है माजी में। वो क्या करेंगे आप इस हवाले से? तलाल चौधरी साहब जो है उनको बड़ा केयरफुल होना चाहिए अपने अल्फाज के साथ। कई दफ़ा जितनी तरक्की उन्होंने नून लीग में करनी थी ना जी, वो उन्होंने कर लिया। इससे आगे उनको किसी ने नहीं लेना, और ना इससे आगे कोई ऐसा उहदा बचता है जहाँ आप खिलाती सीटों के ऊपर बैठ सकें। मैं ये समझता हूँ कि बहुत अल्फाज केयरफुल होकर इस्तेमाल करने चाहिए। आज आपकी हुकूमत है, आपका जोर है, तो आप चीज़ें तो कही नहीं जाती है ना, तो इनको बहुत एहतियात करनी चाहिए। और इनको ये समझना चाहिए कि बेशक छीन के ही सही, डाके से ही ये उस जगह पे बैठे हैं जहाँ इमरान खान की हुकूमत होनी थी। तो इसका ये मतलब क्या हम समझे कि अब ये इंसानियत भी ख़त्म हो गई है, ये इंसान भी नहीं है? इस किस्म की ब्रूटल और इस किस्म की गुंडागर्दी वाली बातें करते हैं। वजीर बना है ना, क्या खुदा बन गए ये लोग? इससे भी बुरा करेंगे। ये करना चाहते हो, मत ऐसी बचकाना हरकतें किया करें। मैं इसकी इस गुफ्तगू को कंडेम करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि सैनिटी शुड प्रिवेल, एंड फजूल किस्म की गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये कल इसके गले पर इसका मैं बताऊँ कि जो आजकल खुशामद में ये वजीर इस किस्म के बयान देते हैं ना, कल पार्टियां साई शाही मालिक को नहीं बनती होती। ये अपनी स्टेटमेंट में ये जो उठ के दे रहा है, तो फिर बाद में ट्वीटें भी लोग नहीं करते होते बाद में। अभी जब पहले वहां से फारिग हुआ है तो क्या हुआ था फिर आपको याद ही है। मैं कर देता हूँ जी, देखे ना, हम तो हमारी तरफ से तो दरखास्त आई हुई है, उस पर अदालत में गई हुई है। बैरिस्टर गौहर साहब उसके मुद्दई हैं, उसके अंदर लोगों को नॉमिनेट किया हुआ है। तो अब ये खुद कह रहे हैं हम उससे भी बुरा करेंगे, यानी कि ये मान रहे हैं ना कि पिछला बुरा इन्होंने नहीं किया। हम तो कह रहे हैं इन्होंने किया, ये मानते नहीं थे, अब मान गया। तो फिर ये भी पार्टी है उसमें। सो एक ही फोकस होगा इस कैंपेन का या इस तहरीक का कि खान साहब को जेल से बाहर निकाला जाए, इस पे फोकस है? खान साहब को निकाला जाए, खान साहब ये है ही कि बगैर हमारा और क्या मिशन है। रूल ऑफ लॉ है साथ, रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी है, ह्यूमन राइट्स है, 26वीं तरमीम का विड्रॉल है। तो ये सारी इंटरकनेक्टेड चीजें हैं। राइट, सो कहा जा रहा है कि सेनेट इलेक्शन में बिला मुकाबला रकीन को मुंतखब करवाने के लिए एक एग्रीमेंट हो गया है हुकूमत और अपोजिशन में, मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। यू कैन कंफर्म दिस? नॉट अबाउट दी मुज़ाकरात। ये डिसीजन जो है वो इमरान खान साहब ने केपी की पार्लिमानी पार्टी पे छोड़ा था। अगर वो एग्री करते हैं तो अपोजिशन को क्या तकलीफ होनी। ये बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है अगर देखा जाए शेख साहब। सो इस तरीके से बाकी बातें क्यों नहीं हो सकती? ये ऑलरेडी हो चुकी है पंजाब में, आपको याद होगा। ऑलरेडी पंजाब में लास्ट टाइम अभी हुआ है पंजाब में ये, जब तो खान साहब ने क्योंकि उन पे छोड़ा है तो लेट देम डिसाइड, हु आर वी टू से। व्हेन खान साहब लेफ्ट इट टू देम, इफ दे हैव डिसाइडेड टू डू सो, इट्स ऑलराइट। राइट, जमशेद दस्ती को नाअहल करार दिया गया। इससे पहले जाज बिलाल और अब्दुल लतीफ चित्राली को भी नाअहल करार दिया गया है। क्या ये
कोई आपकी और भी मजीद अरकान अब नाहल होने जा रहे हैं, कोई ये आपस में कहते हैं लिंक है? कि इन बेचारों की ख्वाहिश है ये नून लीग के डाकू रजीम की कि जी हमें पीपल्स पार्टी भी बड़ा तंग करती है, पीटीआई वाले तो हमारी मुखालफत है ही है, ये कहते हैं, सुना है। आपके पास भी जराए होंगे, आप इसे कंफर्म कर लीजिएगा। तो वो कहते हैं जी कि हमें सिंगल पार्टी बनाई जाए, तो वो उसके लिए कोशिशें कर रहे हैं कि 10-12 बंदे इधर उधर करके तो उनको जो है वो दिया जाए, फिर उनको पीपल्स पार्टी भी को मोहताजी वताजी नहीं रह जाएगी। इस किस्म का इनका प्लान है। उस प्लान पे अमल करते हुए हमें लगता है कि देखें ना, आर्टिकल 62 सब सेक्शन 1D में पाकिस्तान की तारीख में ऐसे कभी नहीं हुआ कि इलेक्शन कमीशन किसी को जो है डिस्क्वालीफाई कर दे। ये डिस्क्वालिफिकेशन तो अदालत कर सकती है। मतलब इलेक्शन कमीशन ये लिख रहा है कि यू आर नॉट ऑफ गुड कैरेक्टर, इसलिए यू कैन नॉट बी एन MNA। वो जो कमले सन जिन्हें लखा बंद वोट पाए सन उनके पास लै जाओगे? ये वो पार्टी है जो कहती है कि वोट को इज्जत दो, वोटर को सत्यानाश कर रहे हो, हर जगह पे वोट छीन छीन के चोरी करके अपने बंदे बना रहे हो, फिर कहते वोट को इज्जत दो। थोड़े हाल तो वोटर की इज्जत कोई नहीं है, वोट को इज्जत कहाँ से दो? आप तो ऐसे चोरियां कर रहे हैं वोटों की। सो या दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। और 859 MNAs MPs प्लस 96 97 93 सॉरी सेनेटर्स, ये है पाकिस्तान में कुल तादाद जो है। तो मतलब इनमें से सिर्फ 2 आदमियों को, दस्ती और उमर अयूब को आप ये नोटिस देते हैं। पहले आपने राना बिलाल एजाज को, राना फराज नून को, एहसान विरक को, चित्राली को, आपने इन सब को पहले डिस्क्वालीफाई किया। ये ऐसे इसी किस्म के ग्राउंड से खाता ही कोई नहीं था। तो ये भी दस्ती के खिलाफ कोई केसों में से केस नहीं है। So, उमर अयूब साहब के खिलाफ भी हो सकता है आगे एक्शन? इज इट पॉसिबिलिटी कि ना कर तो बार-बार धमकियां तड़ियां तो दे ही रहे, धमकियां तड़ियां तो दे ही रहे। राइट, थैंक यू सो मच। नोटिस आया हुआ ना जी, नोटिस आया हुआ जी, नोटिस आया हुआ है, बिल्कुल आया हुआ है। नाहली का खदशा भी उनकी मौजूद है। थैंक यू सो मच साहब फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। हम एक ब्रेक लेते हैं, वी विल बी राइट बैक। जिसको भारतीय मीडिया बढ़ा चढ़ा कर खूब एग्जैजरेट करके पेश कर रहा है, वैसे ही भारतीय मीडिया इस एक हैंडशेक को किस तरीके से कवर कर रहा है। भारतीय तज्जियाकार प्रवीण श्रॉने ने जयशंकर के दौरे चीन को के हवाले से कहा है कि ये नाकाम है। लेट्स वॉच हिम। ब्रिगेडियर हारिस अनायक मुर्रो खालिद चिश्ती, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। 23 सितंबर से भारत में क्वाड कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें अमरीकी सदर भी शिरकत करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस से पहले या बाद में पाकिस्तान का मुख्तसर दौरा करने की ये इम्कान जाहिर किया गया था, लेकिन फिर उसके बारे में कहा गया कि ऐसा फ़िलहाल कुछ नहीं है। ब्रिगेडियर हारिस अवाज, आई स्टार्ट विद यू। इससे काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं पाकिस्तान अमरीका के। आई गेस इन द रीसेंट पास्ट इतने बेहतरीन ताल्लुकात हमने नहीं देखे हैं। सो हम कह सकते हैं कि हो भी सकता है दौरा एट सम पॉइंट। देखिए फरिया, बात यह है कि पाकिस्तान has done a lot। 2001 से लेके आप जो वॉर ऑन टेरर है उसको देखें, पाकिस्तान ने क्या कुछ अमेरिकन के लिए किया है। वी हैव सफर्ड ओवर 1 लाख सिविलियन और हमारे फौजी भी शहीद हुए हैं। $150 बिलियन का लॉस हमने किया है। उसके बाद वी आर स्टिल फाइटिंग टेररिज्म, और इसमें अभी भी अमेरिकन $7 बिलियन का वेपन हमने छोड़ के गए। हम इस वक्त ग्लोबल टेररिज्म को कन्फ्रंट कर रहे हैं सिंगल हैंडेडली, हमारे पाकिस्तान की ट्रूप्स, और बहुत सक्सेसफुली कर रहे हैं। राइट, रीजंस, ऑल ट्रैक, जो कुछ हमने किया। फिर अमेरिकन की कहने पे हमने सीज फायर की, उन्होंने हमारे फील्ड मास्टर को बुलाया, डिस्कशन की 1 घंटे की, 2 घंटे की, व्हाटएवर, वी डेवलप अ गुड अंडरस्टैंडिंग। आई थिंक मॉरली भी, डिप्लोमेटिकली भी, इखलाकी तौर पे भी अमेरिकन प्रेसिडेंट का बनता है कि वो जब इंडिया आते हैं, इवन ही स्टेड फॉर फ्यू आवर्स, he must come to Pakistan and to show solidarity with the people of Pakistan, what we have stood for them in war and terror। तो 2-3 दहाइयों में हमने सपोर्ट किया है, और उसके बाद अभी भी जिस तरीके से हमने इनके साथ खड़े हुए हैं, इवन ईरान के मसले पर हमने उनको बहुत ब्रीफ किया है। फिर हमने उनकी सीज फायर को एक्सेप्ट किया, ट्रेड की बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं। हमने हर सालसी को एक्सेप्ट किया, उनको नोबेल प्राइज के लिए हमने नॉमिनेट किया। आई थिंक इन कॉन्टेस्ट में देखा जाए तो this is what they can repay to Pakistan if President Trump visit Pakistan from India। But India को क्या प्लीज करेंगे? India has been denying all the time कि आप इस चीज पर कई वॉक को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने आपको लेट डाउन चाइना के बाद से भी किया, पाकिस्तान में भी हमने इनको उन्होंने लेट डाउन किया। उसके बाद ये एरोगेंस भी शो कर रहे हैं, बार बार कहते हैं नहीं वी डोंट एक्सेप्ट द मीडिएशन। तो इन सारी चीज़ों को देखा जाए तो आई थिंक पाकिस्तान डिजर्व के शुड कम एंड विजिट पाकिस्तान एंड शो सॉलिडरिटी। और इस वक्त जो पाकिस्तान जिस साइड रीजन में रीजनल स्टेबलाइजर बने उसको भी एक्नॉलेज करने के लिए ही शुरू होते पाकिस्तान।
राइट, सो एक मिनट ख्याल चिश्ती, इस वक्त मामलात फ़र्क नज़र आ रहे हैं आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के। पाकिस्तान इंडिया की पोजीशन यकीनन तब्दील होती हुई नज़र आई है। इंडिया इंटरनेशनली उस जगह पर नहीं था जहां वो अपने आप को समझता था। पाकिस्तान को लोगों ने देखा कि एक बहादुरी से उन्होंने रिटेलिएट किया इंडिया के ख़िलाफ़, और इंडिया ने जो प्रोपेगेंडा किया था उसको भी केटर किया। लेकिन अब अगर हम क्वाड को ही देख लें, इसका बुनियादी मकसद चीन को काउंटर करने के लिए रुकन ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाना समझा जाता है। सो इन दिस चेंजिंग सिनारियो कितनी इंपॉर्टेंस होगी क्वाड की इस वक्त? बहुत शुक्रिया फरिया मुझे इनवाइट करने का, और जिसको कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग आपकी तरफ है। मैं अभी कनाडा में हूँ, तो इसलिए यहाँ पे सुबह सुबह के ऑपोजिट 12 घंटे का फर्क है। गुड मॉर्निंग। जहाँ तक आपका सवाल है कि ये रेलेवेंस क्या है, रेलेवेंस तो पाकिस्तान की कौम ने और मुसल्लह अफवाज ने अर्न की है। आपने नोट किया होगा कि कुछ अर्सा पहले तक हम बिल्कुल दुनिया से थोड़े कटे हुए थे। हिंदुस्तान ने सोचा कि हम ऑलमोस्ट लेस रेलेवेंट हैं, इसको लीस्ट रेलेवेंट कर दिया जाए पाकिस्तान को दुनिया से। और वो करते करते पाकिस्तान ने जो रिजॉल्व शो किया, और आपने सही कहा, जो बहादुरी से लड़े, दुनिया को पाकिस्तान की ना सिर्फ समझ आई बल्कि एक न्यू पोजीशन जो हमने अर्न की, रेलेवेंस की, उससे हम इररेलेवेंट या लीस्ट रेलेवेंट होते होते ज्यादा ही रेलेवेंट हो गए हिंदुस्तान के मुकाबले में। और हिंदुस्तान ने क्योंकि इतने अरसे में अपनी क्रेडिबिलिटी लूज की बगैर किसी सबूत के, पहलगाम और बाकी सारे सारे हमें पता है, तो दुनिया ने कंपैरेटिव एनालिसिस शुरू किया, तो वी अर्न द क्रेडिबिलिटी। अब जाहिर है अब वक्त चेंज हो गया है, दुनिया फैक्ट मांगती है, टेक्नोलॉजी आ गई है, मीडिया बहुत तेज है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बहुत ज्यादा दुनिया में है। तो अब दुनिया को आप बहुत ज्यादा देर तक आप जिसको कहते हैं ना इग्नोरेंस में नहीं रख सकते। तो एक टाइम आ गया है कि हमें सिर्फ रिस्टोर किया हमने अपने कॉन्फिडेंस को भी दुनिया की नजरों में भी, और जाहिर है दुनिया ने भी वैल्यू किया। मैं अक्सर ये बात करता हूँ, बिकॉज द विक्ट्री हैज वैल्यू। एक बात तो ये है, और दूसरा, एक दुनिया में हमेशा एक ट्रेडिशन रहा है, खासतौर पर आजकल के पावर टॉक्स टू पावर, जिसका मतलब ये है कि हमने अपनी पावर साबित की है, जिससे दुनिया आपको नामे ना सिर्फ रिकग्नाइज कर रही है। दौरा होना या ना होना आपकी बात ठीक है, चाहे चंद घंटों का हो, वो वैल्यूएबल होता है, एक मैसेज जाता है दुनिया को, इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस जाती है। लेकिन ऑलरेडी आपने नोट किया है कि हमने बड़ी माइलेज जिसको कहते हैं कवर किया है इन द आइज ऑफ स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स, और बहुत अरसा एक गैप भी था। इस वक्त पाकिस्तान को, मैं पाकिस्तान एयरफोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकता हूँ, पाक फिजाई के सरबराह ने भी कुछ दिनों पहले दौरा किया है। राइट, पाकिस्तान अमेरिका के साथ एक्टिवली, पाक फिजाई खासतौर पर बात कर रहा हूँ, कि एक्टिवली इंगेज्ड है, चाइना के साथ भी और अमेरिका के साथ भी। और मेरा मानना ये है कि जब ऐसी आपकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट होती है पोजीशन, तो इट डज नॉट मैटर कि आप बिल्कुल इंक्लाइंड रहें एक तरफ या एक पोल की तरफ रहें, दूसरे पोल को छोड़ दें। ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है पाकिस्तान की, और खासतौर पर पाक फिजाई का मैं प्रीव्यू हूँ कि बहुत दोनों को इंगेज, अपने बेहतरी के लिए, अपने डिफेंस के लिए, अपना अगर कोई वैक्यूम नजर आया है इस जंग के अंदर हमें कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, तो उसको रिमूव करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए ये अच्छे साइड था ओवरऑल। ठीक है, इसके ऊपर मैं मजीद आपसे पूछूंगी। पर ब्रिगेडियर साहब, अमरीकी सदर ने जब सीज फायर की बात की तो साथ पाक भारत इशूज पर सालिसी की भी ऑफर की थी, जिस पर बड़ी तकलीफ हुई थी भारत को। अब कोई पेशरफ्त हो सकती है इस हवाले से? देखिए, इसमें फरिया बात यह है कि इस कॉन्फ्लिक्ट में, जिसमें मार के हक में पाकिस्तान ने इंडिया के 4 से 6 घंटे में घुटने टेक दिए, एक चीज दुनिया को बड़ी क्लियर हो गई है कि 2 न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान में कभी भी लड़ाई नहीं होनी चाहिए। और जो पाकिस्तान हमेशा कहता रहा कि कश्मीर इज अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, दैट हैज बीन प्रूव्ड। और इसी वजह से अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इमीडिएटली इंटरवीन करके, और पाकिस्तान को इंडिया ने रिक्वेस्ट की जाके, और हमने कहा जी वी हैव नो ऑफेंसिव डिजाइंस, हमने जो अचीव करना कर लिया, एंड व्हेन इंडिया डजंट डू एनी प्रोवोकेशन वी विल एक्सेप्ट इट, और उन्होंने एक्सेप्ट किया। बट वर्ल्ड हैज रियलाइज्ड कि रीजन के लिए ये बहुत ही खतरनाक है 2 न्यूक्लियर पावर आपस में लड़ाई करें, बिकॉज लड़ाई के जो डायनामिक्स हैं उसको ये नहीं पता कि वो कहाँ से स्टार्ट होती है और एंड कहाँ जाती होती है। दैट इज वेरी डेंजरस। और इसके जो फॉलोअप्स हैं इस रीजन में भी होंगे और ग्लोबली भी होंगे। इसलिए आई थिंक द वर्ल्ड हैज रियलाइज्ड नाउ दे एक्सेप्ट कि एक तो कश्मीर इशू इंटरनेशनलाइज हो गया, और अब ये वो बायलैटरल बात नहीं बल्कि यूनाइटेड नेशन के चार्टर के मुताबिक कश्मीर को हक़ खुदराती मिलना चाहिए, और यही इसका वाहिद हल है, क्योंकि ये एक यूनाइटेड नेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और यूनाइटेड नेशन के आप लाइन ऑफ कंट्रोल पे देखें तो तमाम यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर खुद तैनात है यूनाइटेड नेशन की तरफ से। बीन्स यूनाइटेड नेशन अभी तक इसको डिस्प्यूट टेरिटरी समझती है, और इसलिए वहाँ पर यूनाइटेड नेशन के मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप्स हैं। तो हमें इसको अब इसको लेके आगे चलने,
दुनिया को बताना है कि कश्मीर कितना बड़ा न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, इसको हल होना चाहिए और इंडिया शुड बिहेव लाइक अ न्यूक्लियर स्टेट। पाकिस्तान ने एक बड़ा क्लियर मैसेज दिया है कि पाकिस्तान इज अ वेरी मैच्योर रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट with professional battle hardened army, or we don't believe in any provocation. We have no offensive design. Our steady cases are for peaceful purpose, for minimum deterrence. We have no offensive design, लेकिन इंडिया को रियलाइज नहीं करता। हर दफा उनका यूरेनियम लीक होता रहे, चोरी होता रहे, पकड़ते गए। यहाँ हमारा कमांड सो मॉडर्नाइज, जिसको दुनिया रिकग्नाइज करती है, और लाइक वाइज हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी बहुत मॉडर्न तरीके हैं। इंडिया का एक एक इंच एरिया कवर्ड हमारे मिसाइल में, लेकिन हमने कभी ऐसी बात नहीं की, बिकॉज वी वांट पीस इन दोनों रीजन में, ताकि यहाँ की आवाम तरक्की करें और कश्मीर का मसला पीसफुल तरीके से निगोशिएशन से हल किया जाए। राइट। सो एकमल खालिद चिश्ती साहब, पाकिस्तान ने चीन को की तरफ से जदीद टेक्नोलॉजी और J-35 तैयारी लेने की खबरें आई हैं, क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? देखिए, J-35 बहुत वन ऑफ द लेटेस्ट चाइनीज प्रोडक्शन है, उसमें ये जहाज है। ऑलमोस्ट ये मैच्योर हुआ जा रहा है, बिकॉज इससे पहले उन्होंने J-20 एक जहाज स्टेल्थ बनाया था, और ये दोनों J-20 और J-35 स्टेल्थ जहाज हैं। दुनिया में टोटल इस वक्त 5 स्टेल्थ हैं, जो F-35 और F-22 रैप्टर अमेरिका के हैं, Su-57 रशिया का है, और ये J-35 और J-20 चाइना के हैं। J-20 पहले का स्टेल्थ है, जो पहले से ऑपरेशनल है चाइनीज एयरफोर्स में, लेकिन J-35 जो है वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न या लेटेस्ट है। ये अगर पाक फिजाइया को इसकी तरफ ऑप्ट करती है और हमें मिलती है, बहुत बड़ा वॉर फाइटिंग एयर पावर के डायनामिक्स ही चेंज कर देगा, बिकॉज ये स्टेल्थ जहाज है, रडार पर नजर नहीं आता है, बहुत बड़ा शॉक ये सरप्राइज देता है, और ज़ाहिर है बड़ी हैवी टनेज उठाकर ले जाता है, तो ये डायनामिक्स इस एरिया में बदल जाएंगे। इसके मुकाबले में हिंदुस्तान ने भी कोशिश की है कि अमेरिका से, जब उनको सुना गया था एक दफ़ा कुछ साल पहले कि उनको F-35 अमेरिका ने ऑफर किए हैं, लेकिन वो बहुत महंगी मेंटेनेंस या फ्लाइट की कॉस्ट होने की वजह से कहा जाता था कि तकरीबन 30 लाख रुपए पर घंटे की उसकी कॉस्ट है। इस वजह से इंडियन एयरफोर्स ने नहीं खरीदा था F-35। ठीक, राइट। लेकिन J-30 ब्रेक लेते हैं, we'll be right back। एक और जो अहम डेवलपमेंट है वो इजराइल की गाजा पर जारी वहशियाना बमबारी में हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 93 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इनमें से 30 अफराद खुराक के हुसूल के लिए लाइन में लगे थे और इस मौका पर इजराइल ने उन पर हमला कर दिया। गाजा में सूरत हाल किस कदर मखदूश है, इसका अंदाज़ा आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट से लगाया जा सकता है। आलमी इदारा सेहत ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि गाजा में 10,000 से ज़ायद अफराद को फौरी तौर पर बैरून मुल्क से तिब्बी इमदाद दरकार है। इजराइल इन मरीजों के इनखला में रुकावटें खड़ी कर रहा है और तिब्बी इमदाद तक रसाई को भी महदूद कर रहा है। डॉक्टर्स और अद्वियात जो है उनकी वहाँ पे नहीं है, जो वहाँ तक एक्सेस है। डॉक्टर्स बियॉन्ड बॉर्डर के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के मुताबिक इजराइल पर मरीज़ों को निकलने की इजाज़त भी नहीं मिलती है। अगर किसी मरीज़ को इजाज़त मिल भी जाए तो उनके साथ जाने वाले को बगैर किसी वजह या वजाहत के किसी वक्त भी रोक लिया जाता है। उनके मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा मुंतखब होने के बाद कई मुमालिक ने गाजा के मरीज़ों को कबूल करना बंद कर दिया है, क्योंकि सियासी दबाव और इजरायली नस्लकशी के इक़दाम ने आलमी रद्द अमल को कमज़ोर कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ जंगज़दा अफराद ही नहीं बल्कि कैंसर, गुर्दों के मरीज़ों और दिल की बीमारियों में मुब्तला अफराद को भी फौरी इलाज की ज़रूरत है। गाजा में इंसानी सूरत हाल तबाही से भी आगे जा चुकी है और आपको नज़र आ रहा है कि ये एक मुकम्मल बहरान है। ये कहना उस वक्त अजीब लगता था कि इससे भी ज़्यादा तबाही होगी, लेकिन आपने एक पॉलिटिकल आपके लिए पॉलिटिकल लैशबैक आया है जब अमेरिका में तब्दीली आई। सो ब्रिगेडियर हारिस नवाज, क्या लग रहा है आपको? इजरायली फ़िज़ाई हमले भी, शाम पर भी इजरायली फ़िज़ाई हमले शुरू हो गए, कल शाम में वज़ारत दिफ़ा और फ़ौजी हेडक्वार्टर पर फ़िज़ाई हमले किए गए। सो एग्जैक्टली कहाँ तक ये जंग जारी रहेगी? देखिए, एक तो ये टोटल ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज की वीकनेस है और ये इनडिफरेंट एटीट्यूड है, ओआईसी की कमजोरी है, एंड वो टेस्ट कर लिए कि नाउ दे हैव नो वर्थ, नो पोटेंसी, व्हाटएवर इजराइल चाह रहा है वो कर रहा है। जिस तरीके से गाजा में जुल्म बर्बरीत कर रहा है, पूरा आलम इस्लाम खामोश बैठा हुआ है, तो व्हाई शुड दे बी बॉदर्ड? सेकेंड, अभी जो इन्होंने वहाँ पर शुरू कर दी है, यहाँ पर जाके इस सीरिया में कर दी है, वहाँ पर दो ग्रुप्स है, एक बेमुदीन है, एक इनका मुझे नाम भूल रहे, जो ग्रुप है इनका, जो इजराइल में भी वो लोग हैं और सीरिया में भी हैं, और ये जो
फैदान जगह प्रोविंस सदरन है, यहाँ पर वो हैं और ये दे फील कि ये ज़्यादा एफिलिएशन है इनकी इजराइलीज के साथ, और वो बिदुमदीन जो हैं वो ज़ाहिर है कि जहाँ के लोकल्स हैं, ये इनका डिस्प्यूट सीरीज ने अभी फ़ौज भेज दी वहाँ पर। फौज जाने के बाद ये नहीं चाहते कि किसी तरीके से भी सीरियन मिलिट्री का वहाँ पर दोबारा होल्ड हो, इसलिए इन्होंने जाके स्टफिंग शुरू कर दी है और दे वांट के दोबारा अपना होल्ड करें। फौज को उन्होंने पैलेस में जाके प्रेसिडेंट पैलेस के पास गए हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री में जाके उन्होंने बमबारी की है और उसके साथ वो सपोर्ट कर रही है दूसरे ग्रुप को जो इसराइल एफिलिएटेड है, जिसके इसराइल के अंदर भी लोग रहते हैं। दे फील कि अगर उनको हम स्ट्रॉन्ग करेंगे तो इनका होल्ड ज़्यादा हो जाएगा। तो बेसिकली इट्स पावर स्ट्रगल, लेकिन ये आई थिंक बहुत ही अनफेयर है। इवन अमेरिकन की खुल्ला उनको ये मुआवनत है, खुल्ला सपोर्ट कर रहे हैं। दुनिया खामोश बैठी है, मुसलमान खामोश बैठे हैं, कोई बोल नहीं रहा इस वक्त। टोटल वो उसकी इजारादारी है इसराइल। तो ये बहुत जुल्म है जिस तरीके से भूखे अवाम खुराक के लिए खड़े होते हैं और उनके बमबारी की जाती है। वो चाहता ये है कि यहाँ पर सारे अपने कैदी भी छुड़वा लें। वो यही चाहते हैं 60 डेज वॉर की, कि 60 डेज में हम नीचे एक जगबंदी करें, सारे मरे हुए कैदी जिंदा वापस ले लें और फिर दोबारा अटैक करें और ये हमास को हमेशा के लिए डिसम करके वहाँ पर अपनी मर्जी का कंट्रोल आज़ाद करें। राइट। सो खालिद चिश्ती साहब, अमेरिका ने शाम से माशी पाबंदियों को ख़त्म किया, सो ये तासुर था कि अब अमेरिका के जो शाम अब अमेरिका के इक़दाम को सपोर्ट करेगा और इसराइल से भी शाम के ताल्लुकात बेहतर होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 13 जुलाई से इसराइल मुसलसल शाम पर फ़िज़ाई हमले कर रहा है, तो ये कॉम्प्लिकेशन तो आपको मज़ीद बढ़ती हुई नज़र आती है। जी डेफिनेटली, बिकॉज ये एक तरफ अलाइनमेंट नजर नहीं आती है और इस तरह की जो वॉलेटाइल सिचुएशन होती है, जो अनमैनेज ट्रांसफर पावर्स होती हैं या कंट्रोल दिया जाता है या किसी एक साइड को आउट ऑफ द प्रोपोर्शन या विदाउट डेवलपिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर जब फैसिलिटेशन की जाती है, तो ऑलमोस्ट यही नतीजा निकलता है। और आपने आज ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, सीरिया में बहुत सारे मुल्कों में जहाँ ये ट्रांसफॉर्म किया गया, हुकूमतें बदली गई, फैसिलिटेशन की गई आउट ऑफ नो लॉजिक और आउट ऑफ नो पब्लिक सपोर्ट, अपनी नेशनल इंटरेस्ट में या अपनी फॉरेन पॉलिसी के तहत अगर अमेरिका या कोई और मुल्क करता है तो आपने नतीजा निकला वो और ज़्यादा क्योस है। इराक की मिसाल हमारे सामने है कि मैसिव किस्म की वहाँ पे अभी आज तक भी लोग नहीं संभल पाए, वो फैसिलिटीज़ नहीं ले पाए। तो ये बदकिस्मती है कि शॉर्ट टर्म में ये टॉपल तो कर देते हैं हुकूमतों को। सोवियत यूनियन के जाने के बाद तालिबान की साइड या अफगानिस्तान हमारे सामने है कि जब मिसमैनेज करें और हरिडली पुल आउट करें तो फिर नतीजे यही होते हैं। और मोस्टली आपने नोट किया होगा कि बहुत सेल्फिश अप्रोच होती हैं बड़े मुल्कों की। जब वो चाहते हैं कि एक मुल्क की रजीम चेंज करनी है तो वो चेंज करने के हद तक तो वो सपोर्ट करते हैं उस प्रोसेस को और उसके बाद डिसोन कर देते हैं या अबंडन कर देते हैं। तो वही हाल यहीं नजर आता है। राइट, कमोडोर खालिद चिश्ती एंड ब्रिगेडियर हारिस नवाज, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आज के लिए इतना ही। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।